मैं डॉक्टर सतीश दुबे आज दंड व्यवस्था पे चर्चा के लिए आए हैं। पनिशमेंट, दंड दंड बहुत आवश्यक है। अगर दंड की व्यवस्था न हो तो समाज को व्यवस्थित संचालन कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है कि दंड बहुत आवश्यक है। दंड बहुत आवश्यक है। अगर दंड काम, क्रोध, अज्ञानता बस दिया जाए तो जनसाधारण को कौन कहे, गृहस्थ और सन्यासी तक क्षुब्ध हो जाएंगे। दंड के अभाव में ताकतवर कमजोरों को वैसे ही नष्ट कर देंगे, वैसे ही खा जाएंगे जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ऐसा आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है कि दंड काम, क्रोध, अज्ञानता बस नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं तो जनसाधारण को कौन कहे, सन्यासी और वानप्रस्थ भी नाराज हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। एक चीज। दूसरी कि दंड अगर नहीं होगा तो समाज में शक्तिशाली हैं, मजबूत हैं, ताकतवर हैं, वो निर्बलों को वैसे ही समाप्त कर देंगे, वैसे ही खा जाएंगे जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है समुद्र में। तो दंड आवश्यक भी है। साथ ही अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कठोर दंड की भी व्यवस्था किया है। 70 कठोर दंडों की व्यवस्था किया है और सामान्य दंड की भी व्यवस्था किया है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में तो कहीं कहीं राजनीति को दंड नीति या दंड शास्त्र भी कहा गया है। दंड बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो पूर्व का क्षेत्र हो चाहे पश्चिम का हो। दंड बहुत आवश्यक रहा है और दंड का उद्देश्य है अपराधी में सुधार करना। अपराधी को और अपराधी बनाना नहीं, अपराधी को सुधार करना, दूषित प्रवृत्तियों को दूर करना, समाज में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखना और अन्य लोगों को दंड करने से रोकना। जब एक व्यक्ति को दंड दिया जाता है तो समाज के अन्य लोग उस दंड को देख करके अपराध करने का साहस नहीं करते हैं। परंतु दंड अज्ञानतावश, लोभवश, दुर्व्यवहारवश, अनिश्चिततावश, अमानवीयतावश नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि दंड का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है शांति व्यवस्था और अपराधी में सुधार करना, अन्य लोगों को अपराध करने से रोकना, कहीं वो उसका उल्टा असर न हो जाए। इस नाते दंड के साथ बड़ी निष्पक्षता, कोई भेदभाव नहीं, निश्चितता, मानवीयता इत्यादि बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम चर्चा करेंगे कि दंड आवश्यक तो है, लेकिन दंड देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दंड देते समय जो सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए वो है कि दंड का अनुपात जिस अपराध में अपराध हुआ है उसी अनुपात में दंड मिलना चाहिए। यानी छोटे अपराध के लिए छोटा दंड, बड़े अपराध के लिए बड़ा दंड। अब किसी ने, मान लीजिए किसी की फसल का 4 दाना ले लिया और आपने हाथ ही कटवा दिया या काट दिया, ये ठीक नहीं होगा। किसी व्यक्ति ने किसी के पेड़ से एक फल तोड़ लिया और आपने उसकी हत्या दंड में मिल गया, ये ठीक नहीं है। छोटे अपराध के लिए छोटा दंड, बड़े अपराध के लिए बड़ा दंड, अनुपात में दंड मिलना चाहिए। दूसरा, विवेक। दंड का प्रयोग करते समय विवेक का, उचित अनुचित का, सत्य असत्य का प्रयोग होना चाहिए। अपराधी नया है, पुराना है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, ये सब का प्रयोग होना चाहिए। ये सबको ध्यान देना चाहिए। किसी बड़े वयस्क ने कोई अपराध किया, किसी बच्चे ने अपराध किया,
इसमें अंतर होना चाहिए। विवेक की कसौटी में इसे देखना चाहिए कि वयस्क के लिए अधिक अपराध, वही अपराध करने पर अधिक दंड, बच्चे के लिए कम दंड। तो विवेक विवेक चीजों को सही ढंग से देखना, ये दंड देते समय बहुत आवश्यक है। तीसरा, निष्पक्षता। दंड देते समय कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं। गरीब हो, अमीर हो, प्रभावशाली हो, कमजोर हो, सबके लिए समान व्यवहार होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं। तब जाके दंड अपने सही रूप में सामने आएगा। और चौथा, मानवता। दंड को देते समय ध्यान रखना चाहिए कि ये दंड दिया जा रहा है, अपराध किन परिस्थितियों में हुआ है। मानवीय तत्वों का शामिल होना बहुत जरूरी है। एक भूखा बच्चा रोटी चुरा लिया, एक व्यक्ति भूख से मर रहा, उसने एक मुट्ठी अनाज किसी का चुरा लिया, थोड़ा सा भोजन कहीं से ले लिया, चुरा लिया, और एक व्यक्ति जिसका भंडार भरा हुआ है उसने भी चोरी किया। तो यह देखना चाहिए, मानवीय तत्वों को शामिल करना चाहिए। दूसरी बात कि दंड का उद्देश्य उस व्यक्ति में सुधार की प्रवृत्ति लाना है, उसे पक्का अपराधी नहीं बनाना है, समाज के लिए साधन नहीं बनाना है, बल्कि उस व्यक्ति का भी सुधार करना है। यह भाव भी दंड देते समय होना चाहिए। तो दंड के लिए क्या क्या आवश्यकता तो थे, उसके बाद अब दंड के सिद्धांत। दंड का पहला सिद्धांत है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, प्रतिशोध लेना, यह प्राचीन व्यवस्था रही है। प्राचीन समय में भी जो उस राजा या कबीले का मुखिया होता था, वहां का शासक संचालक होता था, जब कोई किसी का कोई नुकसान पहुंचा दिया तो उस व्यक्ति को पकड़ा जाता था और उसके सामने लाया जाता था कि अब आप इनका नुकसान कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की आंख फोड़ दिया, तो आंख फोड़ने वाले व्यक्ति को पकड़ा जाता, ले आया जाता और उसके सामने प्रस्तुत किया जाता कि भाई आपकी इसने आंख फोड़ा है, आप भी इनकी आंख फोड़ दीजिए। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, हत्या के बदले हत्या। ये बहुत प्राचीनतम रूप है। धीरे धीरे दंड देने का अधिकार राज्य को हुआ, राज्य सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में सामने आया। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य को अपराध करने वाले व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, कठोर से कठोर। जितना उसने अपराध किया है उतना ही दंड दे दीजिए, सेम बराबर, सेम बराबर एकदम। जितना अपराध उसने नुकसान पहुंचाया उतना ही दंड दे दीजिए। इस सिद्धांत के आलोचक कहते हैं ठीक नहीं है, यह विचारधारा ठीक नहीं है। अगर यही हुआ कि हत्या के बदले हत्या, आंख के बदले आंख, तो पूरी दुनिया आंख विहीन हो जाएगी। गांधी जी ने कहा कि सिद्धांत ठीक नहीं है। अगर एक किसी ने किसी का आंख फोड़ा और बदले में उसने फोड़ा, ऐसे करेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। ये ठीक नहीं है, ये सिद्धांत ठीक नहीं है। दूसरा सिद्धांत है निवर्तक सिद्धांत। निवर्तक सिद्धांत बहुत पुराना सिद्धांत है, जिसका आशय हुआ कि छोटे छोटे अपराधों के लिए कठोर दंड, छोटे छोटे अपराधों के लिए। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 17 कठोर दंडों की बात किया है। यूरोप में छोटा सा अपराध किया, लोहे के खंभे में बांध दिया गया, शरीर को छेद दिया गया, सूली पे चढ़ा दिया गया, आग के दहकते गोले में बांध दिया गया। पूर्व और पश्चिम में दोनों में व्यवस्था रही है, हमारे यहां भी और पाश्चात्य में भी। प्राचीन समयों में छोटे छोटे अपराधों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था। इस दंड का उद्देश्य होता था कि इसको देख के और लोग समाज के अपराध नहीं करेंगे, भयानक दंड को देखेंगे और अपराध नहीं करेंगे। परंतु आलोचक कहते हैं कि यह ठीक नहीं है। दंड का उद्देश्य सुधार होना चाहिए। जिसने अपराध किया है उसका सुधार, उसको अनैतिकता से नैतिकता के मार्ग में लाना, मनुष्य को किसी दूसरे का साधन नहीं बनने देना चाहिए, ऐसा इसके आलोचकों का मानना है। उसे सुधार का अवसर मिलना चाहिए।
ये कौन सी अच्छी बात है कि उसके छोटे से अपराध के लिए जीवन का त्याग करके दूसरे को अपराध करने से रोकिए, मनुष्य को एक साधन बना दीजिए, ये ठीक नहीं है। तीसरा जो सिद्धांत है वो है सुधारात्मक सिद्धांत। सुधारात्मक सिद्धांत कि मनुष्य कोई अपराध इस नाते करता है कि उसके मन में कुछ मानसिक विकृतियां आ जाती हैं, कुछ मानसिक विकृतियां आ जाती हैं। उन विकृतियों को के कारण वो अपराध कर देता है, अतः उसे समाज से अलग कर देना चाहिए, अलग करना जरूरी है, नहीं तो फिर नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अलग करके उसका जो ये अलगाव हो, मानसिक अलगाव होना चाहिए। उसके अंदर ऐसी कौन सी कुप्रवृत्तियां आई उसका पता लगाया जाना चाहिए, उसके नैतिकता का पता लगाना जाना चाहिए और उसी अनुपात में उनका सुधार करना चाहिए और सुधार करके उसे समाज की मुख्य धारा में पुनः लाना चाहिए। क्योंकि उसके अंदर जो अनैतिक चीजें आई, जो अपनी इंद्रियों के अंदर जो कुप्रवृत्तियां आई, जिन इन कुभावनाओं के नाते जो वो अपराध किया, उन कुभावनाओं को, कुप्रवृत्तियों को दूर किया जाना चाहिए और जब यह दूर हो जाए तो पुनः उसे समाज की मुख्य धारा में शामिल कर लेना चाहिए। यह दंड बहुत कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका कठोर उसका होना उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो खराब तत्व आए हैं उनको दूर करना इस दंड का उद्देश्य है। इस दंड के जो आलोचक, सिद्धांत के जो आलोचक हैं, वो कहते हैं कि ये सामान्य अपराधियों के लिए ठीक है, कठोर अपराधियों के लिए नहीं ठीक है। नहीं तो जो उनके रखने की जगह है अपराधियों के आश्रय स्थल बन जाएंगे, दंड व्यवस्था मजाक बन जाएगा, कानून का पालन एकदम टूटने लगेगा। ये उनके लिए जो ठीक है, जो छोटा अपराध किए, नए अपराधी हैं, कुछ मानसिक विकृति तत्काल के लिए आ गई, लेकिन जो पक्के अपराधी हैं, कड़े अपराधी हैं, बड़े अपराधी हैं, उनके लिए तो यह व्यवस्था मजाक बन जाएगी, ऐसा इस सिद्धांत के आलोचकों का मानना है। चौथा सिद्धांत है आदर्शात्मक सिद्धांत। आदर्शात्मक सिद्धांत, आदर्शात्मक सिद्धांत का मानना है कि जब मनुष्य कोई अपराध करता है तो वह नैतिकता विहीन हो जाता है, अनैतिकता के प्रभाव में आकर के, अनैतिक तत्वों के प्रभाव में आकर के ऐसा करता है। इस नैतिकता का स्तर कितना गिरा, इसका पता लगाया जाना चाहिए, इस अनैतिक तत्वों का पता लगाया जाना चाहिए और उसके अंदर उसी नैतिकता के गुण का समावेश करना चाहिए जिसके नाते अपराध हुआ। तो अनैतिकता के स्तर को समाप्त करने के लिए नैतिकता को उसी मात्रा में लाना चाहिए जिस मात्रा में उसने अपराध किया। जिस मात्रा में उसके अंदर अनैतिकता आई, उसने अपराध किया, उसी मात्रा में नैतिकता को लाके और अपराध करने की प्रवृत्ति में सुधार करके उसे समाज की व्यवस्था में लाना चाहिए, क्योंकि वो आदर्श व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। कहीं कहीं उसके मन में जो आदर्श स्थिति थी उसमें कमी आई है, उसके नैतिकता में कमी आई है, उसके नैतिक तत्वों में कमी आई है। इस नाते जितना उसने अनैतिक कार्य किया है उसी अनुपात में नैतिक तत्वों को उसके मानसिक स्थिति में लाके, चेतना में लाके, आंतरिक कण में ला करके उसके कुप्रवृत्तियों को दूर करना चाहिए और उसे अपराध के बोध से, भाव से, तत्व से समाप्त करके एक अच्छा मनुष्य बनाना चाहिए। यह सिद्धांत के लोगों का मानना है। आलोचक कहते हैं कि पहली बात तो नैतिकता का स्तर कितना गिरा यह खोज पाना कठिन है। अगर नैतिकता के स्तर को खोज भी लिया गया तो कितना गिरा तो उसी मात्रा में नैतिकता के तत्व को लाना, कितना अनैतिक हुआ इस तत्व को खोजना बड़ा कठिन है। चलिए एक बात मान लेते हैं, खोज लिए तो उसी अनुपात में नैतिक तत्वों को लाना बड़ा कठिन है। यह सामान्य अपराधियों के लिए ठीक है, बच्चों के लिए ठीक है, छोटे छोटे अपराधों के लिए ठीक है, कठोर अपराधों के लिए ठीक नहीं है, बड़े अपराधों के लिए ठीक नहीं है। नहीं तो अपराधी बार बार मजाक करेंगे। ये पद्धति भी कठिन है कि कितना नैतिकता का स्तर गिरा, उस अनैतिकता के स्तर को पता लगाया जाए, उनको फिर उसमें उनके तत्वों को मानसिक स्तर पर शामिल किया जाए। इस नाते यह सिद्धांत ठीक नहीं है
और कड़े और कठोर अपराधियों के लिए तो एकदम ठीक नहीं है, कठोर अपराधों के लिए तो एकदम ठीक नहीं है। कुछ आलोचक कहते हैं कि मनुष्य का जो कानून का उल्लंघन की प्रवृत्ति है, वो जितनी आंतरिक तत्व है उतनी बाह्य तत्व भी है। तो आंतरिक का सुधार तो आप कर देंगे, बाह्य का सुधार कहां से करेंगे? इस नाते विचारधारा ठीक नहीं है। अब दंड को लेकर थोड़ी हम बेंथम की चर्चा कर लें। बेंथम एक ब्रिटिश चिंतक है जिसके समय में ब्रिटेन में छोटे छोटे अपराधों के लिए कठोर दंड दिया जाता था, और बेंथम इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे, बहुत चिंतित थे। उनका मानना था कि दंड अनुपात में होना चाहिए, छोटे अपराध के लिए छोटा दंड, बड़े अपराध के लिए बड़ा दंड, छोटे अपराध के लिए छोटा दंड, बड़े अपराध के लिए बड़ा दंड। यह बेंथम का मानना था। उनके समय में ब्रिटेन में छोटे छोटे अपराधों के लिए कठोर दंड, बड़े दंड की व्यवस्था थी, जिससे बेंथम बहुत दुखी थे, और जो दंड का मूल उद्देश्य होना चाहिए वो पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो बेंथम ने कहा कि दंड देते समय 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, अपराध का प्रकार। अपराध छोटा है तो छोटा दंड, बड़ा है तो बड़ा दंड। अपराध का प्रकार, अपराध छोटा है तो छोटा दंड, बड़ा है तो बड़ा दंड। तो अपराध का प्रकार, अपराधी की परिस्थिति, अपराध की परिस्थिति, किस परिस्थितियों में उसने अपराध किया। अगर बच्चा भूखा है तो उसके लिए दूसरे तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, उसे 2 रोटी चुरा लिया। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत कुछ भरा हुआ है वो चोरी करता है, उसके लिए दूसरे दंड की व्यवस्था होना चाहिए। तो अपराधी की परिस्थितियां क्या थी, किन परिस्थितियों में अपराध किया गया, उस हिसाब से दंड मिलना चाहिए। अपराध का उद्देश्य क्या था। एक अपराध तो यह भी है कि व्यक्ति भूखा है और 2 रोटी चुरा लिया, उसका उद्देश्य था भूख मिटाना। और एक उद्देश्य यह भी है कि घर में बहुत कुछ भरा हुआ है और धन चुरा रहे हैं, उनका उद्देश्य है अपने धन की वृद्धि करना, खजाने को भरना। तो अपराधी का उद्देश्य क्या है, दंड देते समय ध्यान देना चाहिए। कोई बच्चा अगर भूखा है, रोटी चुरा रहा है, अगर उसका उद्देश्य रोटी तक है तो उसे दंड कम मिलना चाहिए। अपराध का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, यानी जो अपराध किया जा रहा है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, इसका भी दंड देते समय ध्यान रखा जाना चाहिए। एक व्यक्ति ने एक थप्पड़ मारा, आम आदमी को मारा, और उसी व्यक्ति ने एक थप्पड़ राजा को मार दिया, तो राजा को मारने का दंड ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव किस रूप में पड़ रहा है यह देखना बहुत जरूरी है। किस व्यक्ति को कौन प्रभावित हो रहा है, समाज का कितना बड़ा प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है। अपराध देते समय इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। बेंथम का मानना था कि अपराध में कठोरता की जगह पे निश्चितता होनी चाहिए। निश्चित, ये अपराध पे ये दंड, ये अपराध पे ये दंड, ये अपराध पे ये दंड। तो कठोरता की जगह पे निश्चितता होनी चाहिए। दूसरी चीज कि दंड खुले में देना चाहिए। खुले में जब आप दंड देंगे तो उसको देख करके बहुत सारे लोग अपराध करने से रुकेंगे, अपराध करने के प्रवृत्तियों को रोका जाएगा। तो दंड खुले में होना चाहिए। बेंथम जो सबसे ज्यादा दुखी थे वो ये थे कि अपराध करने पर जो दंड दिया जाता है, उस दंड का जो उद्देश्य है वो ठीक नहीं है उस ब्रिटेन में। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध किया, भोजन चोरी किया और जेल गया, और जेल जाने के बाद आपने उसको 10 साल के बाद, 2 साल के बाद, सजा के बाद उसको छोड़ दिया, फिर वो आएगा, फिर वो चोरी करेगा, क्योंकि उसके पास भोजन का कोई खोजने का और उपाय है नहीं। इस नाते अपराध क्यों किया, इस पे पता लगाइए। अगर उसने रोटी चुराया तो उसको रोटी कमाने का विधि बता दीजिए, प्रशिक्षण दे दीजिए। अगर शिक्षा का अभाव है तो शिक्षित कर दीजिए, संस्कार का अभाव है संस्कार दे दीजिए, नियमों कानूनों का अभाव है तो नियम कानून की जानकारी दे दीजिए। कारागार का नाम जेल नहीं बल्कि सुधार गृह होना चाहिए, ऐसा बेंथम का मानना था। जेल का नाम, जब मैं कहीं जेल देखता हूं तो मुझे बेंथम याद आते हैं कि जेल का नाम जेल नहीं बल्कि सुधार गृह होना चाहिए, सुधार गृह। यह बेंथम का मानना था। आप सुधार के लिए वहां भेज रहे हैं, कठोर अपराधी बनाने के लिए नहीं, पक्के अपराधी बनाने के लिए नहीं। अब हो क्या रहा समाज में, अपराधी और बड़ा अपराधी, छोटा अपराधी बड़ा अपराधी,
2-4 बार जेल गया तो पक्का अपराधी, समाज से उसको नफरत, कानून से नफरत। बेंथम ने कहा इससे हम अपराध को दूर नहीं कर पाएंगे। दंड का उद्देश्य अपराधी के अपराध करने के तत्वों को रोकना है। अगर उसके अंदर बेकारी बेरोजगारी है, आप जेल में बंद कर देंगे, उसने कोई छोटा मोटा अपराध किया है, निकलेगा बहुत बड़ा, फिर अपनी रोजी रोटी के लिए फिर अपराध करेगा। पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत सारी गलतियां हम पढ़े लिखे लोग इस नाते कर देते हैं कि उन चीजों को नहीं जानते हैं। तो अशिक्षा है तो जेल के अंदर उसके अंदर शिक्षा दीजिए, उसकी मानसिक उन्नति कीजिए, उसको ट्रेनिंग दीजिए, कौशल दीजिए, ताकि वो अपना जीव को पार्जन चला सके। धार्मिकता की कमी है, धार्मिक शिक्षा दीजिए, नैतिकता की कमी है, नैतिक शिक्षा दीजिए। जिन चीजों की कमी है उसको सुधार गृहों में ले आकर सुधार कीजिए, जिससे निकलने के बाद वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। बंद कर दिए छोड़ दिए, बंद कर दिए छोड़ दिए, इससे क्या होगा? हमारे देश में तो यही हो रहा है। मुझे याद है थोड़े समय पहले किरण बेदी जी ने, जो भारत की पहली महिला आईपीएस थी, मैंने सुना था कि तिहाड़ जेल में उन्होंने कैदियों के लिए बहुत सारे धार्मिक और शैक्षणिक और बहुत सारे नैतिक कार्यक्रम चलाया था। शिक्षण प्रशिक्षण चलाना चाहिए। भारतवर्ष की सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा, बेंथम के इस विचार को अपनाना पड़ेगा और जेलों को सुधार गृह करना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि आखिर अपराधी अपराध कर क्यों रहा है, अपराधी क्यों प्रवृत्ति में आया, और जो उसके अंदर कमी है उन कमियों को चेक करके, जांच करके, परख करके उसको सुधार कर दीजिए। कोई व्यक्ति चोरी किया, भूखा था, रोटी नहीं था, आपने बंद कर दिया, फिर छूटेगा, फिर चोरी करेगा। तो आपने कुछ सिखाया नहीं जेल में, उसको 10 साल 8 साल फालतू टाइम गंवा दिया। तो उसको शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाए। भारतवर्ष में तो इसकी बहुत आवश्यकता है, ऐसा किया जाए। और जेलों के अंदर सुधार की प्रवृत्तियां लाई जाएं, ऐसा मानना था बेंथम का। अब एक टॉपिक और अंतिम में चर्चा कर लूं कि मृत्युदंड दिया जाए कि ना दिया जाए। इससे बड़ी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। देखिए, जो मृत्युदंड के समर्थक हैं वो कहते हैं साहब अगर बहुत बड़ा अपराध है, कठोर अपराध है, भीषणतम अपराध है तो मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। इससे जो अपराध कर रहा है और अपराध नहीं करेगा। एक फायदा, एक व्यक्ति किसी की हत्या कर दिया, आपने उसको मृत्युदंड दे दिया तो और हत्या नहीं करेगा, और लोग समाज में उसके हिंसा का शिकार नहीं होंगे। दूसरा, कि इसको देख के बहुत से लोग उस कार्य को नहीं करेंगे, यानी समाज में सुधार आएगा, अपराध के तत्वों को रोका जाएगा, बहुत सारे लोगों को अपराध के रास्ते पे चलने से बचाया जाएगा। ये सब बहुत सारे इसके पक्ष के लोग कहते हैं। भीषणतम अपराधों को अगर कठोर सजा नहीं मिलेगी तो अपराध समाज में बहुत बढ़ेंगे, समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा, ऐसा इसके समर्थकों का मानना है। जो इस सिद्धांत के आलोचक हैं वो कहते हैं नहीं साहब, अगर पहली बात तो ये कि मान लीजिए आप किसी अपराध में किसी को मृत्युदंड दे दिए और बाद में पता चला कि वो अपराध की जो प्रक्रिया थी या कार्य था वही गलत था। मैं एक जगह एक अखबार में पढ़ा कि एक व्यक्ति को बहुत पहले मृत्युदंड की सजा सुनाई गई और बाद में मालूम हुआ कि नहीं, जिसके लिए मृत्युदंड की सजा दी गई वो व्यक्ति जिंदा है। लो जी, कर लो बात भैया। मान लीजिए कहीं से खुदा न खास्ता, जिसके लिए आजकल तमाम बन जा रहे हैं कागज पत्तर, आप देख ही रहे हैं, झूठ फरेबी कैसी चल रही है, दिखा दिया गया कि वो व्यक्ति मृतक हो गया, मर गया, लाश को छत विछत कर दिया गया और तमाम उल्टे पुल्टे कागज बना के जज के सामने पेश कर दिया गया, और बाद में पता चला तो उसका सुधार कैसे होगा, एक समस्या। दूसरा कि जज भी तो मनुष्य हैं भाई, कि जज कोई खुदा के भेजे हुए बंदे हैं कि उनसे गलती नहीं होगी। मान लीजिए जज को न्याय देने में कहीं कोई गलती हो गई, कहीं कोई गवाहों वगैरह में कहीं कोई चूक हो गई और बाद में लगा कि अरे साहब चूक हो गई, गलती हो गई, और आपने मृत्युदंड दे दिया, प्राणदंड दे दिया, तो कैसे सुधार करेंगे? अब बताइए आप। इस नाते इस सिद्धांत के जो विरोधी हैं मृत्युदंड के, इस व्यवस्था के, वो कहते हैं नहीं, मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। अगली बात, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जब जन्म देने का अधिकार मनुष्य को नहीं है, जीवन देने का अधिकार नहीं है, तो मृत्यु देने का अधिकार मनुष्य को नहीं मिलना चाहिए। इस व्यवस्था के समर्थ जो कहते हैं कि मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए, वो ये तर्क देते हैं।
मृत्युदंड न देने वालों का एक तर्क यह है कि जिन देशों में मृत्युदंड की व्यवस्था है वहां अपराधी को आपने मृत्युदंड दे दिया और वो अपराधी के अंदर बाद में मालूम हुआ कि भाई हमने ये गलती किया, हमें पश्चाताप करना है, अपने जीवन में सुधार करना है। एक बार मैंने देखा, एक पेपर के माध्यम से पढ़ा कि अमेरिका में एक ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया जिसने बहुत सारे बच्चों के ऊपर किताबें लिखा जेल में बैठ के, और बाद में उसे मृत्युदंड दिया गया। अगर उसे मृत्युदंड नहीं दिया गया होता, जेल में ही रखा गया होता, तो वो अपने लेखनी के माध्यम से समाज को बहुत सारी अच्छी चीजें दिया होता। तो अगर वो अपराधी समाज को कुछ देना भी चाहता है, ठीक है, आप उसको बीच में नहीं लाना चाहते हैं समाज के, उसको जेलों में बंद कर दीजिए, टिल टू डेथ जेल में रखिए। हो सकता है वहां से भी अपनी प्रतिभा का कुछ प्रयोग कर सके, कुछ समाज को कुछ दे सके, अपना सुधार कर सके, अपना पश्चाताप कर सके। लेकिन जब प्राणदंड दे देंगे तब कैसे करेगा? अच्छा, प्राणदंड दे करके आप दूसरे को चेतावनी देते हैं तो मनुष्य कोई साधन तो है नहीं कि दूसरे के जीवन के लिए उसको साधन बनाया जाए कि भैया इनकी बलि चढ़ा के उनको सुधारा जाए। ये भी ठीक नहीं है। कुछ लोग तर्क देते हैं प्राणदंड मृत्युदंड के नहीं दिया जाना चाहिए इस पक्ष में कि जिन देशों ने मृत्युदंड प्राणदंड को रखा है वहां अपराध नहीं रुक रहे हैं, कठोर से कठोर दंड देकर के भी हम नहीं रोक पा रहे हैं। जैसे भारतवर्ष में तो मृत्युदंड की व्यवस्था है, लेकिन ये अपराध यहां नहीं रुक पा रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसा दंड देने से? कुछ लोगों का मानना है कि इससे अपराध को छुपाने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, छुपाने की प्रवृत्ति, छोटे से अपराध को बड़ा रूप दिया जाएगा। उनको मालूम है कि इसकी सजा क्या होगी, तो सजा के भय से वो छोटे अपराध को बड़े रूप में बदल देंगे। ये सब बहुत सारी बातें हैं। इसका पक्ष विपक्ष है कि मृत्युदंड दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि मृत्युदंड की जगह पे टिल टू डेथ जेल में रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे अगर कभी पालिका को लगता है, कभी न्याय